Assalamu alaikum students and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Ijaz Bano and the topic for today's discussion from chapter 3 is effect of bonding on the properties of the compound. Students, in this lecture you will be able to understand the effect of bonding on the properties of ionic compounds and covalent compounds. First, we should know what are the ionic compounds and what are the covalent compounds. Students, ionic compounds वो होते हैं जो opposite ion से by force of electrostatic force of attraction से बनते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कोवलेंट मॉलिक्यूल्स या उनके जो बॉन्ड्स होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। वो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी है यानी आयनिक कंपाउंड की और कोवलेंट कंपाउंड्स की, उनकी हम डिस्कस करेंगे सोलेबिलिटी के हल होना, कि उनकी एबिलिटी क्या है, वो कैसे हल होते हैं, किस में ज़्यादा हल होते हैं, किस में कम हल होते हैं। जिसमें सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड और सॉलिबिलिटी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स को मैं साथ साथ कंपेयर करूंगी, ताकि आप इसमें अगर आपको क्वेश्चन आए पर्टिकुलरली कि सॉलिबिलिटी में क्या डिफरेंस है आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो आप वो भी आंसर दे सकें। अगर वैसे ही आपसे पूछा जाए तो फिर भी आप इसको लिख सकें कि ये किस तरह से आपने इसको रिस्पॉन्स, उसका आपने आंसर लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, कि ज्यादातर आयनिक कंपाउंड जैसे कि एक सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि बेंजीन है एक नॉन पोलर लिक्विड है, ऑर्गेनिक लिक्विड है, ईथर भी नॉन पोलर लिक्विड ऑर्गेनिक लिक्विड है। तो कोवलेंट कंपाउंड ज्यादातर क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन या ईथर में सॉल्युबलाइज हो सकते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। एक्वस सॉल्वेंट से मुराद है कि वाटर, नॉन एक्वस से मुराद है कि जिसमें वाटर नहीं है, कि वो सिर्फ ना वाटर है ना उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कुछ पाई जाती है, बल्कि क्या होते हैं नॉन एक्वस, हम उसको कहते हैं जिसमें पानी ना हो। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं नॉन एक्वस में। नॉन एक्वस जैसे हमारे पास बेंजीन है, हमारे पास ईथर है, तो ये हमारे पास नॉन एक्वस है, तो इनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब मोस्ट ऑफ द की बात हुई है कि ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ज्यादातर सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि ज्यादातर वो किस में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। लेकिन फ्यू ऑफ देम वो होते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, और वो क्यों सॉल्युबल होते हैं वो हम अब यहाँ पे देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी ये होती है कि एक चीज दूसरे में इस तरीके से डिसॉल्व हो जाए कि उनके अंदर एक न्यू बॉन्ड्स बन जाए, तो वो उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट से लिक्विड बन जाता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ आपके पास कि सोडियम क्लोराइड एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक्वस, और ये आपके पास बिल्कुल यहाँ पे ये हमारे पास सॉलिड है, वाटर हमारे पास लिक्विड है, और ये इसके अंदर बिल्कुल एक हमारे पास एक सॉल्यूशन बना हुआ होता है। अब इसकी रीजन क्या होती है कि ये क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं। इस तरह होता है कि सोडियम के जो आयन है इसके गिर्द हाइड्रोजन, वाटर आपको पता है एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स है, इस तरह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके दरमियान में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव में। इस तरह से इसके सारे इर्द गिर्द इस तरह से ये वाटर इसको इस तरीके से सराउंड करता है, तो इनके दरमियान में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं। अब जो फोर्स जो अट्रैक्शन में हीट रिलीज होती है, अट्रैक्शन में क्या होती है, हीट, यानी जो इनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना एक आयन और एक डाइपोल के अंदर, ये जो फोर्स बन रही है, ये इसको हम कहते हैं, इसकी ये हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। जबकि सोडियम और क्लोराइड के बीच में, यानी जो सोडियम और क्लोराइड के बीच में, यानी यहाँ से जो सोडियम को तोड़ के ले आना, उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी।
अगर तो ये हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तो फिर ये वाटर यहाँ से सोडियम को ब्रेक कर सकता है। अगर इक्वल हो लैटिस एनर्जी क्या होती है, जो सोडियम और क्लोराइड के आयंस को सेपरेट करने में यूज होती है। अगर तो और इसके दौरान ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो आयन और एक डाइपोल में जो आयन और वाटर में जो बन रहा है हाइड्रेशन एनर्जी अगर इसकी लैटिस एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा हो तो फिर यहाँ से ये सोडियम को ब्रेक यहाँ से लेगा और इसके सराउंड करेगा। और इसी तरह से इसका जो क्लोराइड पार्ट होगा उसके गिर्द वाटर इस वे से सराउंड करेंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कि इनके जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आपके हाइड्रोजन वाटर होगा तो ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये सारा इसको सराउंड करता है। इस तरीके से ये चीज सोलेबलाइज हो जाती है। इन केस ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हो जिनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो हाइड्रेशन एनर्जी से, तो वो उसमें फिर सोलेबलाइज नहीं होते। बाकी कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर प्रेशर वगैरह क्या है, लेकिन मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सोलेबलाइज हो जाते हैं। अब हम इसकी रीजन यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे सोलेबलाइज होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कि बेंजीन में ये सॉल्व हो जाते हैं। कोई से भी कुछ जो कोवलेंट होते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कोवलेंट में, हम आयोडीन की ले लेते हैं। आयोडीन सॉलिड जो होता है, अब ये इसमें सोलेबलाइज हो जाता है क्योंकि ये इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जो आयोडीन के बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये बेंजीन उनके साथ उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करके ये उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये सोलेबलाइज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। वजह ये है कि ये कोवलेंट बॉन्ड उस वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते, उनकी एनर्जी कम होती है। सम आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं, जैसा कि हमारे पास एथानॉल है CH3COOH, ये वाटर में CH3 ये एसिटिक एसिड है, CH3C2H5OH ये हमारे पास एथानॉल है। ये वाटर में जब आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये सोलेबलाइज हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है कि इनके में कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन, जैसे ये ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन एलिमेंट कोई पाया जाए तो वो वाटर उनके साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो ये उसमें सोलेबलाइज होते हैं। मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। Hopefully solubility concept is clear now. Now is the stereochemistry of compounds. Compounds की stereochemistry के उनकी स्पेस में अरेंजमेंट की वजह से उनके किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की हम देखेंगे और फिर साथ में हम देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, उनकी डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि वो आयंस होते हैं, आयंस थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं डायरेक्शनल नेचर, क्योंकि उनके कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं जो कि बिटवीन टू एटम्स होते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड दैट्स व्हाई दे आर रिजिड इन नेचर, उनकी डायरेक्शन नहीं होती तो वो वहीं पे रिजिड होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल एंड दे आर नॉन रिजिड इन नेचर। अब इसमें क्या है कि जिस तरह से हम इस आइसोमेरिज्म ये फिनोमिना शो ही नहीं करते, जबकि ये शो करते हैं कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास एग्जांपल है डाई मिथाइल ईथर, मिथाइल यानी एक मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन और इधर हमारे पास मिथाइल ग्रुप, और इसका दूसरा है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अगर आप इन दोनों को देखें तो इनके मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो सेम है, 1 and 2 2 कार्बन, 3 and 3 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। और इसमें अगर आप देखें 2 कार्बन 5 और 1 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन रिजिड होने की वजह से ये बॉन्ड्स रीअरेंज कर सकते हैं। तो ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स
दे हैव डिफरेंट आइसोमर्स, जबकि आयनिक कंपाउंड में आइसोमर्स नहीं होते क्योंकि वो आइंस होते हैं, तो वो एक प्रॉपरली 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट होते हैं। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स में इनकी डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से ये नॉन रिजिड नहीं है, तो वो इसका बॉन्ड अगर यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ है तो इस केस में कार्बन का कार्बन के साथ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, तो ये एक ही बात है। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स डिफरेंट है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कोवलेंट कंपाउंड में पाई जाती है, आयनिक कंपाउंड्स में स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं होती है, उनके आइसोमर्स नहीं होते। फिर है रिएक्शन काइनेटिक्स, कि रिएक्शन की स्पीड क्या है आयनिक कंपाउंड्स की और रिएक्शन की स्पीड फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, कोवलेंट के स्लो होते हैं। अब उसकी रीजन क्या है कि कोवलेंट आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ भी बताती हूँ। और ये सिर्फ इसमें जब इनका रिएक्शन होता है तो सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड में पहले पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, जिसकी वजह से इनके रिएक्शन स्लो होते हैं। अब ये आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट। अब ये सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड होता है आपके पास, आप अगर इसमें सोडियम क्लोराइड सॉलिड डाल दें ये रिएक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब है पहले इसका सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन में ये सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन की फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड को भी पहले वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसमें ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, आप साथ इसमें एक्वस भी लिख सकते हैं। तो ये पहले हमारे पास अलग से सॉल्यूशन बने होते हैं। तो जब आप इनको मिक्स करते हैं इस सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट जो जिसमें सिल्वर के आयन्स है और नाइट्रेट के आयन है, और साथ में आप सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो सोडियम आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है। तो इनके जब आप इसको मिक्स करते हैं तो फौरन से न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, सोडियम का सिल्वर के साथ और क्लोराइड का सोडियम सिल्वर का क्लोरीन के साथ। सिल्वर क्लोराइड दोनों सेम पॉजिटिव आयंस तो नहीं रिएक्ट कर सकते, क्लोराइड विद सिल्वर आयन एंड विद रिमेनिंग पॉजिटिव नेगेटिव, इस फॉर्म से कि ये फौरन से सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट से प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, हमें नजर आते हैं, सॉलिड मटेरियल होता है व्हाइट, और साथ में सोडियम नाइट्रेट। तो ये इस रिएक्शन में क्या हुआ, जस्ट न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या हुआ है कि ये स्लो, वजह ये है कि पहले पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है ये एसिटिक एसिड CH3COOH। तो अब इनमें सारी बात है बॉन्ड्स है, इसमें C2H5OH, इसको मैं अगर ज्यादा ओपन लिख लेती हूँ तो CH3C OH, इस तरह से CH3C OH। तो इसको अगर आप छोड़ दें तो इन दोनों को देखें तो पहले हमारे पास ये CH3COOH, जब इनका रिएक्शन होना है तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होना है और इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होना है। ये बॉन्ड ब्रेक होके ये इसके साथ न्यू बॉन्ड बनाएगा वाटर, और ये वाला यहाँ से आके इसके साथ अटैच होगा और साथ में बनाएगा इथाइल एसीटेट O, और अब इसका बॉन्ड इधर बना तो इसको हम इस OC2H5 लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हुए देन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, जिसकी वजह से ये रिएक्शंस स्लो होते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि वो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, वो ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में होते हैं, तो जैसे ही वो मिक्स करते हैं तो रिएक्शन फौरन से उसका फास्ट होता है। सो ionic compounds they have fast reactions while covalent compounds they have slow reactions. फिर हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी यू नो दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितना मास है। अगर आप कंपेयर करें दो चीज़ों को, जैसे ये एक इक्वल एक हमने क्यूब्स ले लिए, इसके अंदर ये कुछ सॉलिड है और इसके अंदर ये सॉलिड है। What do you think which has the higher density? Of course this one, कि mass per unit volume
मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो उस लिहाज से इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। तो अब डेंसिटी अगर हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो उसमें हमें पहले इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन पे जाना पड़ेगा। आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड दे आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस या कैटायंस और एनायंस आप कह लें, एंड द आयंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वो मैक्सिमम उनमें अट्रैक्शन होती है जो कि उनका वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो हाई डेंसिटी हाई के पर यूनिट वॉल्यूम उनका ज्यादा मास आता है, तो इसलिए उनकी डेंसिटी हाई होती है। तो यूजुअली आयनिक कंपाउंड्स की डेंसिटी हाई होती है यूजुअली। और कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स एंड दे हैव सम बॉन्ड लेंथ के एक खास डिस्टेंस पे आकर उनका बॉन्ड बन जाता है। एंड दे नॉट मच डिक्रीज इन वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता, इसलिए एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड उनका मास पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली आयनिक कंपाउंड से कम होगी कि उनका पर यूनिट वॉल्यूम मास कम होता है। लेकिन उन आयनिक कंपाउंड्स में ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, इसलिए उनकी कंपैरेटिवली कोवलेंट कंपाउंड से उनकी आयनिक कंपाउंड्स की डेंसिटी हाई होती है और कोवलेंट कंपाउंड्स की लो डेंसिटी होती है। होपफुली दिस इज आल्सो क्लियर नाउ। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट वन मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप नेम से कि सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। अभी आपको मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो बनता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी एग्जांपल है सॉलिड वाटर जिसको हम आइस कहते हैं। आइस में क्या होता है, आइस बेसिकली क्या चीज है, इसमें है तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये फोर्स होती है जिसको हम इस केस में ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बहुत से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है जब ये आइस के केस में, तो लो टेम्परेचर पे जाकर ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो इसको हम यानी आइस को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे, यानी ये ऐसा सॉलिड है जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि यानी इसमें है वाटर मॉलिक्यूल है ये सारा। इसके अलावा मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल है ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल। और इसमें इसको हम इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल है या और भी लंदन फोर्सेस होती हैं, इनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड दे आर फॉर्म बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एग्जांपल है हमारे पास सॉलिड वाटर या हमारे पास ड्राई आइस जिसको जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हम उसको कहते हैं। फिर है हमारे पास एग्जांपल मेटेलिक सॉलिड की, नाम से ज़ाहिर है मेटल। मेटेलिक सॉलिड में उनके मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं, फिर उनमें अट्रैक्शन होती है ड्यू टू क्रिएटिंग पॉजिटिव चार्ज, और एक अंदर एक क्लाउड सा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो उसके तहत उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, मेटेलिक फोर्सेस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सिल्वर मेटल है, कॉपर मेटल है, गोल्ड मेटल है, आयरन है, जिंक, सोडियम मेटल। सो लॉट ऑफ एग्जांपल्स यू हैव। सो मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपने बतानी है। फिर हमारे पास आयनिक सॉलिड, आयन के जिसमें आयंस इन्वॉल्व है। इन आयनिक सॉलिड दे आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयन क्लोराइड है, ये स्पेस में 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, इनकी प्रॉपर क्रिस्टल्स होती हैं। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड है, इनकी भी प्रॉपर क्रिस्टल्स होती हैं, और ये थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन एंड नेगेटिव आयन यानी एनाइंस। फिर हमारे पास कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है, जैसा कि जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास डायमंड है। डायमंड
एक बहुत बड़ा नेटवर्क सॉलिड है जिसमें हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड अटैच होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही है, उसमें भी कार्बन और कार्बन हेक्सागोन फॉर्म में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो उसकी फॉर्मेशन होती है। सो हमारे पास क्वेश्चन है कि द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट्स ऑफ सब्लिमेशन। पहले तो ये पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है। दिस इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड्स मेल्ट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पे एक्सटर्नल वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, वहाँ पे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है कि वो हीट जो वेपर्स कन्वर्ट करने के लिए यूज हो। हीट ऑफ सब्लिमेशन जो होती है वो होती है कि कोई सॉलिड डायरेक्ट जब वेपर्स में कन्वर्ट हो तो, या वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में आए, तो उस वक्त जो हीट इन्वॉल्व होती है हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो वो कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट यानी आयनिक कंपाउंड की हायर होती है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो इस पे आर्ग्यू करें यानी डिस्कस करें, बताएं। तो ऑफ कोर्स आप बताएंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, and these forces are stronger as compared to covalent bond because covalent bonds are formed by the sharing of electron, which is weaker as compared to ionic bonds. That's why ionic compounds have higher melting points, boiling points, heat of vaporization and heat of sublimation. तो साथ में आप एग्जांपल्स बताएंगे डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स की और कोवलेंट कंपाउंड्स की। आप उनके मेल्टिंग पॉइंट्स अगर आपको कहीं याद हो तो, जैसे कि डायमंड का वो मेल्ट होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, 3000 अबव। वाटर है हमारे पास कोवलेंट है तो वो 100 पे बॉयल हो जाता है। तो आप डिफरेंट एग्जांपल्स और अगर आपके पास वैल्यूज हैं तो वो भी आप ऐड करके इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की? सॉलिबिलिटी, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेटिक, डेंसिटी, आयनिक कंपाउंड्स और सॉलिड्स कंपाउंड्स की। उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो टाइप्स ऑफ सॉलिड की कंटिन्यूटी है, जो कि बताएगा डिफरेंस बिटवीन मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर नेटवर्क सॉलिड। मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर नेटवर्क सॉलिड बेसिकली यानी कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे।